अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे और क्लास 6 होगी आज और क्लास 6 में आज हम जिस सीपीयू के बारे में बात करेंगे, उसने दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है और अभी तक वो नंबर 1 टॉप पे वो सीपीयू आता है, ठीक है? चलें क्लास का आगाज़ करने से पहले आप लोगों से वही गुज़ारिश जो हमेशा से करता हूँ, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद ट्यूटोरियल्स और वीडियोज़ और टूल्स आप लोग तक पहुँच सकें। चलें, सो जिस सीपीयू की आज हम बात करेंगे वो है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन, ठीक है? चलें शुरुआत में हम थोड़ा-सा ना उसके बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में और सीपीयूज़ के बारे में जान लेते हैं, ताकि आप लोगों को ये बताने का मकसद ये है कि इनकी हिस्ट्री जानने से ये होता है कि हमें इन टूल्स के इस सीपीयूज़ के बारे में पता लगता है और आने वाली जो टेक्नोलॉजी है जो इस रिलेटेड टू सीपीयू होती है वो हमें पता लगती रहती है और हमें पता होता है कि हाँ जी अब इससे बढ़ के और क्या आने वाला है, ठीक है? चलें 2007 के अंदर जो है वो क्वालकॉम ने अपना सबसे पहला सीपीयू जो है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम था स्नैपड्रैगन S1, जिसको MSM 7225 के नाम से भी जानते हैं लोग, ठीक है? अच्छा ये जो था ना बेसिक था, ये सीपीयू बेसिक था, एंड्रॉयड वर्जन मेरे ख्याल में होगा उस टाइम 1.0 एंड्रॉयड वर्जन 1.0 या 1.1 या 1.2 इस तरह करके कोई होगा एंड्रॉयड वर्जन ना फ़ोन। अच्छा उसकी क्लॉक स्पीड जो थी वो थी 528 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है? अच्छा उसके बाद सन 2008 में, ठीक है? 2007 में ये पहला लॉन्च हुआ था, 2008 से लेके 2012 तक स्नैपड्रैगन ने यानी क्वालकॉम की जो कंपनी थी, उसने अपने स्नैपड्रैगन की सीरीज़ जो थी एस सीरीज़ उसको शुरू किया और S1 से S4 तक लेके गए। जो S1 के मोबाइल्स थे आप लोगों को शायद याद हो, एक दौर था HTC के मोबाइल थे हमारे पास, ठीक है? HTC के मोबाइल हम देखते होते थे, बड़े लोगों के पास होते थे और उसके अंदर एंड्रॉयड 2.1 2.2 चलता होता था और बड़ा ही ज़बरदस्त सा एक सेट हुआ करता था। वो पहला एंड्रॉयड फ़ोन हुआ वो मेरे ख्याल में था ये इसका क्वालकॉम का, ठीक है? इसके बाद S2 निकला, उसके अंदर उन्होंने ग्राफिक्स को थोड़ा सा बेटर किया, परफॉर्मेंस उसकी और बेहतर की, ठीक है? S3 में क्या किया उन्होंने, जो एक सीपीयू था उसके अंदर 2 सीपीयू यानी डुअल कोर सीपीयू उसके अंदर आ गया, ठीक है? उसके बाद S4 था आया, उसके अंदर उन्होंने 4G दे दिया, ठीक है? और एंड्रीनो GPU यानी कि उसके ग्राफिक्स की सपोर्ट दे दी, जिससे उसकी एक ज़बरदस्त सी इम्प्रूवमेंट उसके अंदर आ गई, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तरक्की जो भी जब भी होती है, किसी भी चीज़ में होती है, हम अपनी शॉप खोलते हैं, लाजमी नहीं कि वो पहले दिन से चलना शुरू हो जाए, तरक्की होती है स्टेप बाय स्टेप और ये स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ कि इनके सीपीयूज़ ने कैसे तरक्की की। उसके बाद 2013 में इन्होंने स्नैपड्रैगन 200, 400, 600 और 800 सीरीज़ 2013 से 2019 तक चलाई, जिसके अंदर हमने बहुत सारे सेट इसमें यूज़ किए, जिसमें मोटोरोला के हमने जितने भी मॉडल्स यूज़ किए ना, शायद वो जो मशहूर थे 1080 वगैरह जो हमने काफ़ी यूज़ किए, उनके अंदर यही सीपीयूज़ स्नैपड्रैगन्स, ठीक है, सीपीयू ही यूज़ हुए हैं, क्योंकि मोटो जी जो था ना वो मिड रेंज का था, यानी कि सस्ते में ईजिली अफोर्डेबल था, तो तकरीबन हर बंदे यूज़ करता था। और स्नैपड्रैगन 600 जो एक सीपीयू जो था उसके अंदर जो है ना बेटर परफॉर्मेंस इन्होंने ऐड की थी, ग्राफिक्स थे उसके अंदर, इम्प्रूवमेंट थी। और HTC One एक मोबाइल आया था, उसके अंदर ये सबसे पहले लॉन्च किया था इन्होंने, ठीक है? और बहुत ज़बरदस्त जो है ना वो ये HTC One की प्रोडक्ट बिकी थी इनकी सबसे ज़्यादा, ठीक है? और जो लोग HTC के मोबाइल यूज़ करते थे उनको पता होगा कि हाँ जी मैं
कौन से सीपीयू के यार कौन से मोबाइल की बात कर रहा हूँ, ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब सन 2013 से 2019 तक HTC के मोबाइल्स का भी एक रूज हुआ करता था, मोटरोला के सेटों का भी रूज हुआ करता था। अच्छा जी, स्नैपड्रैगन 800 सीरीज़ जो है वो फ्लैगशिप लेवल पावर, यानी कि ये स्नैपड्रैगन 801, 805, 820, 835 ये सब इसी के अंदर आ जाती थी, ठीक है। और ये उस टाइम का दौर था जब क्वालकॉम दुनिया में अपना एक मुकाम पैदा कर रहा था, यानी एक राज करना शुरू कर दिया था। ये हर मोबाइल की कंपनी, जो भी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी, वो इनसे यानी कि जुड़ गई थी और हर मोबाइल के अंदर जो है वो स्नैपड्रैगन सीपीयू लगा हुआ आ रहा था उस टाइम के बाद, ठीक है। उसके बाद यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ, जो फ्लैश लेवल पावर की जो चिप्स थी ना, ये वाली जो सीरीज़ थी, इनमें एक मसला हम लोगों के पास आ रहा था इस एशिया के खिते में, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, ठीक है। तो इसमें हैंग का फॉल्ट आना, ठीक है, रीस्टार्ट का मसला आना शुरू हो गया था हमारे इस एशिया, क्योंकि यूरोप में उन्होंने ये चिप डिज़ाइन ही इस तरह से की थी कि वो 26 डिग्री से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में रहे। और यहाँ तो पाकिस्तान में तो माशाल्लाह गर्मी का आगाज़ ही 40-45 से होता है, तो अगली बात क्या करेंगे, ठीक है। उसके बाद 2019 से लेकर 2021 तक, ठीक है, गेम को प्रमोट किया गया, AI को प्रमोट किया गया, इसके अंदर फीचर्स ऐड किए गए, ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ें ना इसके अंदर, क्योंकि इन्होंने ज़्यादा फोकस गेम के ऊपर किया, तो इन्होंने अपने गेम के साथ साथ इसका GPU जो मॉडर्न CPUs का था वो भी इंक्रीज़ किया, ठीक है। और कामयाबियाँ हासिल करते गए काफ़ी सारे CPUs, ठीक है। ये देखें ना, 855, 865, 870 फ़ोन फास्ट और स्मार्टर बन गए, ठीक है। और 5G का आगाज़ हो गया कब, 2019 में, ठीक है। 5G CPUs उन्होंने लॉन्च कर दिए, 5G का आगाज़ हो गया, और ये स्मार्टर थे CPU, AI बेस्ड थे, ज़्यादा तेज़ थे, GPU फास्ट था। सिर्फ एक चीज़ जो हैंग होना इसलिए शुरू हो गए थे क्योंकि ये ज़्यादा टेम्परेचर पे स्टे नहीं कर पाते थे और मसला कर रहे थे। हमारे आजकल के जो मॉडर्न CPUs हैं वो भी आजकल यही प्रॉब्लम, यही मसला होता है उनमें भी, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का कोई ना कोई हल निकाला है। चलें आगे चलते हैं। उसके बाद स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन जो आजकल हम यूज़ कर रहे हैं, वही 8 जनरेशन अभी तक चल रही है। उसमें क्या है, स्नैपड्रैगन 8 जनरेशन में जनरेशन 1, 2, 3, 4 अब और अभी तक आ रही है, बल्कि 4 भी आ गई है, अब तो मेरे ख्याल में 5 भी आ गई है। इसके अंदर क्या किया है, उनका फोकस क्या है, AI पावरफुल एफिशिएंसी, यानी कि ऐसे है उस परफॉर्मेंस देता है और एक्सट्रीम परफॉर्मेंस देता है, हाई परफॉर्मेंस देता है। उसकी मेन वजह सिर्फ एक ही है, आजकल हम क्या खेलते हैं जी, बच्चे क्या खेलते हैं जी, गेम्स खेलते हैं। कौन सी खेलते हैं, छोटी मोटी गेम्स तो खेलते नहीं बच्चे खेलते हैं जी, PUBG खेलते हैं, कोई इससे भी बड़ी बड़ी गेमें खेलता है, ठीक है। तो वो ये आम, अब हम कहेंगे 2013 या 14 का CPU इस तरह की गेम्स को चलाएगा, तो ऐसी गेम्स वो नहीं चला सकता। तो उसके लिए ये देखें, अब ये देखें एप्पल लेवल परफॉर्मिंग, इसके अंदर ये लगाया हुआ है नोविया कोर, इसके ज़रिए क्या है जी, ये हाई परफॉर्मेंस का GPU है, ठीक है। इसके अंदर क्यों, क्या पावर एफिशिएंसी भी डाल दी, ARM PC लेवल परफॉर्मेंस भी डाल दी, ताकि जो है ना हाई लेवल परफॉर्मेंस और उसकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो आजकल मोबाइल बिकते हैं, ठीक है। और आपको बता दूं, ये अपना जो स्नैपड्रैगन क्वालकॉम का CPU है, ये नंबर 1 है अभी तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ़ोन्स जो हैं, जो आप लोगों ने देखे होंगे, लाख 2-2 लाख 2.5 लाख के जो मोबाइल होते हैं, उनमें आपने कोई एक शादर नादिर सेट देखा होगा जिसके अंदर मीडियाटेक का CPU लगा होगा। ज़्यादातर आपको जो देखने में मिलेगा वो जो CPU जो देखने को मिलेंगे, वो ज़्यादातर आपको यही CPU जो है वो जो महंगे तरीन जो मोबाइल हैं उनके अंदर यही CPU देखने को मिलेगा, ठीक है। MTK के CPUs, MTK के जो मोबाइल्स हैं उनके अंदर वो थोड़ा मिड रेंज में आ जाते हैं। जो हाई लेवल के हैं आजकल वो भी हाई परफॉर्मेंस CPU जो है वो बनाना शुरू कर गए, ठीक है।
तो उनकी भी इस रेंज के ऊपर आ गई है। आखिर एक दूसरे के कंपटीटर तो है ना, तो चीज़ भी मतलब तो चीज़ भी तो इसी तरह की वो बना रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि मार्केट में इन रहे और बेटर परफॉर्मेंस वाले CPU दें ताकि उनके भी मोबाइल्स बिकें। अच्छा जी, थोड़ा सा ना मैं CPU को डिटेल तो आपको दे दी है, बस थोड़ा सा जान लें कि 2007 से 2025 तक के जो CPUs हैं, ठीक है, वो कौन कौन से आए थे और क्या क्या था, ये आपके सामने है। अच्छा, जो S1 की सीरीज़ जो थी ना, मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, 2007 से 2012 तक की थी। उसके अंदर जो ये CPUs थे, आप देख लीजिएगा ज़्यादा, और ये जो CPUs थे ना, ये एंड्रॉयड 2.1 से 4.0 तक जो है ना वो चले, ठीक है। इसमें एंड्रॉयड 2.1 से 4.0 तक चलता था और इसमें HTC के मोबाइल्स ने बहुत लेवल का कारोबार किया था उस टाइम। अच्छा जी, उसके बाद स्नैपड्रैगन के जो सेट थे, मैं सिर्फ HTC के मोबाइल्स हो गए, और भी काफ़ी सारे यूरोपियन कंट्री में जितने भी मोबाइल्स बनते हैं सबकी बात कर रहा हूँ, लाजमी नहीं सिर्फ HTC को एज एन एग्जांपल में ले रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 2013 से 2019 तक है, ठीक है, स्मार्टफोन्स, बेसिक स्मार्टफोन्स के लिए था। क्लॉक स्पीड जहाँ 500 कुछ थी, जहाँ इसकी 500 कुछ थी, और बढ़ते बढ़ते फिर 1.2 और 1.4 गीगाहर्ट्ज़ हो गई, ठीक है। और GPU जो है, इसके एंड्रियो GPU 302 और 304 यूज़ होता था। उसके बाद मिड रेंज के मोबाइल आए, जिसमें रेडमी के, मोटो जी के, उसके अंदर स्नैपड्रैगन 410, 424, 435 यूज़ होते थे। उसमें यूज़ होता था क्वाड कोर यानी डबल CPU, कोर्टेक्स A53, एंड्रीनो वर्जन 306 और 505 ये यूज़ होते थे। उसके बाद जो स्नैपड्रैगन 600 था, उसके भी मिड रेंज के मोबाइल्स आते थे, ठीक है। उसमें ये वाले मिड रेंज के मोबाइल ज़रूर थे 600 सीरीज़ के, लेकिन परफॉर्मेंस क्या थी, हाई थी। उसके बाद हमने 800 सीरीज़ देखी, उसके अंदर फ्लैगशिप लेवल थी। ये देख लें, ये सारे के सारा उसकी डिटेल दी हुई है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इशू क्या आता था, हीट इशू, जो आपको मैंने पहले ही बताया, इसके अंदर आता होता था। अच्छा, उसके बाद ये जो सीरीज़ थी, जो आजकल की 2020 से और अभी तक की जो सीरीज़ चल रही हैं, वो ये है, ठीक है। और इसके अंदर कौन कौन से प्रोसेसर्स हैं और क्या क्या लग चुका है, ये आपके सामने है। अब ये नोविया कोर मैसिव परफॉर्मेंस की जंप जो है जनरेशन 4 के CPUs के अंदर है। अच्छा जी, कुछ स्पेशल CPUs हैं जो इसके अलावा मुख्तलिफ और चीज़ों के अंदर लगे हुए हैं, जैसे कि स्नैपड्रैगन Wear सीरीज़ जो स्मार्ट वॉच के CPUs हैं वो अलग है, ठीक है। ये वाला CPU के अंदर लगा हुआ है। स्नैपड्रैगन XR यानी वो VR नहीं होते, AR VR जो यूज़ करते हैं, उसके अंदर ये वाला CPU लगा हुआ है। उसके अलावा G सीरीज़ जो है, स्नैपड्रैगन की जो G सीरीज़ है, जबकि जिसके अंदर स्नैपड्रैगन G3X CPU लगा हुआ है, वो गेमिंग कंसोल्स के अंदर लगा हुआ है, ठीक है। जो आजकल के गेमिंग कंसोल्स आते हैं उसके अंदर लगी हुई। चलें, अब ये तो हमने ब्रीफ जो है इसके बारे में समझ लिया और जान लिया CPUs के बारे में, क्वालकॉम के। अब हम थोड़ा सा ना समझ लेते हैं कि हाँ जी, इसके बूट मोड्स कौन से होते हैं। अगर हमने आगे भी तो चलना है, आगे भी निकलना है, तो नॉर्मल बूट तो हमारे पास, मोबाइल जब ऑन होता है वो हमारे पास नॉर्मल बूट में ही होता है, और जिसको हम यूज़ करते हैं, नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जैसे हम चलाते हैं वगैरह, गेम्स वगैरह खेल लिए वगैरह कर लिए, ये नॉर्मल मोड हो गया। फास्ट मोड क्या होता है? फास्ट मोड जो को हम बूट मोड भी कहते हैं। फास्ट बूट मोड जो बेसिकली है वो लो लेवल बूट मोड है, जो यूएल बूट लोडर अनलॉक और कस्टम रोम्स वगैरह इंस्टॉल करने के लिए यूज़ होता है। साथ में हम इसके ज़रिए फ्रेमवेयर भी इंस्टॉल करते हैं, ऑफिशियल भी करते हैं ऐसे, ठीक है। अब फास्ट बूट मोड में फास्ट बूट मोड में डिवाइस को पीसी के थ्रू कंट्रोल भी किया जाता है। हाँ जी, सारी बात है, फास्ट बूट मोड में जाएंगे और USB केबल इंसर्ट करेंगे तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। अब वही मैंने यूज़र आपको पहले ही बता दिया कि कस्टम रोम लगा सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं, और कुछ ADB की कमांड्स हम यूज़ कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम बैटरी रीसेट कर सकते हैं, इमेजेस को फ्लैश कर सकते हैं, और आपके जो लेटेस्ट हैं उसमें तो FRP रिमूव की कमांड्स भी आ रही हैं, ठीक है। वो तो आगे देखेंगे जब हम FRP के बारे में पूरी एक क्लास पढ़ेंगे, उसमें हम साफ कवर करेंगे। अच्छा, एंटर कैसे होंगे हम फास्ट बूट मोड में? हम क्या करेंगे, सेट को बंद करेंगे, सेट को वॉल्यूम डाउन और पावर का बटन दबाएंगे
तो मोबाइल जो है वो फास्ट बूट मोड में एंटर हो जाएगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट आपको बता दूँ, समटाइम्स मोबाइल इस तरह से अगर आपका फास्ट बूट मोड में एंटर नहीं होता तो हम वॉल्यूम डाउन का बटन दबा के यूएसबी केबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये 2 मेथड हो गए, हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा रिकवरी मोड में हम चलते हैं। रिकवरी मोड में क्या है, रिकवरी मोड में हम अपने मोबाइल को कस्टम रिकवरी लगा सकते हैं एडीबी के थ्रू। उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं फैक्ट्री रीसेट और वाइप, हम हार्ड रीसेट जिसको बोलते हैं वो हम यहाँ से यूज़ करते हैं। हम कोई कस्टम रोम लगाना चाहें वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर ही एडीबी साइड लोड मेथड होता है, उसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ में है। उसके हम इसके अंदर हम एंटर कैसे होते हैं, हम कैसे एंटर होते हैं रिकवरी मोड में, हम वॉल्यूम अप दबा के और पावर का बटन दबाते हैं, ठीक है। तो हमारा मोबाइल जो है वो रिकवरी मोड में चल जाता है। और समटाइम्स हम रिकवरी मोड में नहीं लेके जा पाते तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम अप दबा के यूएसबी केबल को इंसर्ट कर दें, तब भी हमारे मोबाइल जो है वो रिकवरी मोड में चला जाता है। लेकिन सैमसंग के कुछ सैमसंग के सेट जो है मोबाइल जो है वो वॉल्यूम अप, होम की और पावर के बटन से रिकवरी मोड में जाते हैं, ठीक है। चले इतना क्लियर हो गया। चलें अब चौथा है डाउनलोड मोड, ईडीएल मोड जिसको हम बोलते हैं, एमरजेंसी डाउनलोड मोड, ईडीएल मोड जिसको हम कहते हैं क्वालकॉम मोड, ऐसे समझ लें, ठीक है। अब इसका क्या है, क्वालकॉम मोड का क्या है जी, ईडीएल मोड, ये देखें ना, ईडीएल मोड क्वालकॉम चिपसेट में एक स्पेशल लो लेवल मोड है जो उन डिवाइसेस के लिए है जो ब्रेक्ड हो जाएं या बूट लूट में चली जाएं। समटाइम्स क्या होता है, हमारी जो डिवाइसेस हैं ना वो हम उसका एक ऑफिशियल तरीका होता है उसको फ्लैश करने का, उसको डाउनलोड मोड में ले जाओ, उसको फ्लैश कर लो। समटाइम्स वो डाउनलोड मोड में नहीं जाते, ठीक है। और समटाइम वो लोगों पे स्टक होकर रीस्टार्ट हो जाते और ना रिकवरी में जाते हैं ना किसी और मोड में जाता है। तब हमें ज़रूरत होती है इस तरह के मोड की जिसके ज़रिए हम इसको अनऑथेंटिक तरीके से, है तो ऑथेंटिक ही लेकिन किसी और तरीके से हम इसको बूटअप करा के वो फाइल्स को अपलोड कर दें इसके अंदर, यानी इंस्टॉल कर दें या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दें, ठीक है। तो क्वालकॉम में इस तरह के मोड को बोलते हैं ईडीएल मोड, ठीक है। अब ईडीएल मोड में हमें ज़रूरत उस टाइम ईडीएल मोड की पड़ती है। समटाइम्स जितने भी क्वालकॉम के मॉडल्स या सीपीयूज आते हैं हमारे पास, वो इस मोबाइल्स आते हैं, वो इस वजह से आते हैं कि हाँ जी सॉफ्टवेयर करना है, हमको डाउनलोड मोड में लेके जाते हैं या फास्ट मोड में लेके जाते हैं और उसको फ्लैश कर देते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी जा रहे होते हैं उस मोड में। लेकिन समटाइम्स कुछ सेट मॉडल्स नहीं जाते तो उनको हम अनब्रेक्ड मोड यानी कि ईडीएल मोड में हम ज़बरदस्ती लेके जाते हैं। अब उसको ज़बरदस्ती हम कैसे लेके जा सकते हैं, ज़बरदस्ती लेके जा सकते हैं हम टेस्ट पॉइंट के ज़रिए, ज़बरदस्ती लेके जा सकते हैं हम उसको सेट को बंद करके वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन जो उसकी बूट की होती है उसके ज़रिए। डिफरेंट तरीके हैं ना, डिफरेंट मॉडल्स के अपने अपने हैं, ठीक है। इनके ज़रिए हम मोबाइल्स को जो है ना वो ईडीएल मोड यानी क्वालकॉम मोड में लेके जाके क्या क्या कर सकते हैं, फ्लैशिंग कर सकते हैं, ठीक है। और मोबाइल का एफआरपी लॉक जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल को रूट कर सकते हैं, मोबाइल का बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा हम मोबाइल को एफआरपी लॉक जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं यार जो हम इसके साथ ईडीएल मोड में हम कर सकते हैं। ये आपको बता दूं, ईडीएल मोड में हमें इस चीज़ की आज़ादी होती है कि हम जो करना चाहें कर सकते हैं इसके साथ, क्योंकि हम डायरेक्ट ईएमएमसी से लिंक्ड होते हैं, हम डायरेक्ट उस चिप से लिंक्ड होते हैं जिसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। नहीं तो अगर हम डाउनलोड मोड में जाते हैं, डाउनलोड मोड इसका जो ओपन होता है जिसके ज़रिए हम सॉफ्टवेयर फ्लैश करते हैं, उसमें जब तक मैच नहीं होगा तब तक राइट नहीं होगा, ठीक है। उसमें जब तक आपको परमिशन नहीं होगी आप कोई फाइल राइट नहीं कर सकते। लेकिन इसमें आप उस सब चीज़ों को इग्नोर करके मोबाइल को फ्लैश करते हो, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। क्लियर वही आपको बताया कि अनब्रेक्ड हो, फ्लैश करना हो, क्वालकॉम की चिप को रीस्टोर करना हो तो उस पर्पज़ के एंटर कैसे होते हैं, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन एंड पावर, ठीक है। और थोड़ा कि वो हर मेथड का अलग हो सकता है, ठीक है।
चलें, दूसरा होता है जी क्यूडी लोड डायग्नोस्टिक मोड। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और इसको समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि क्यूपी अपना ये जो डायग्नोस्टिक मोड है, ये इसका वो मोड है जिसके ज़रिए आप अपने मोबाइल का आईमी रिपेयर, अगर कोई मसला हो तो वो कर सकते हैं, और डिवाइस की टेस्टिंग यानी टेस्ट मोड टेस्टिंग कर सकते हैं इस मोड के ज़रिए। ठीक है, वो आपने देखा होगा डायलॉग पोर्ट ओपन हो रही है जी, डायलॉग पोर्ट ओपन कर रहे हैं जी। डायलॉग पोर्ट किस लिए ओपन कर रहे हैं? आप कई लोग डायग कहते हैं, कई लोग डायग्नोस्टिक कहते हैं, कई लोग डायलॉग पोर्ट कहते हैं। अब डायलॉग डायग्नोस्टिक अब ये है तो इंजीनियरिंग मोड एक किस्म का, जिसके ज़रिए हम मोबाइल से इंटरेक्ट करते हैं डीपली। वो मोड ओपन होता है जिसके ज़रिए हम उसकी जो सिक्योरिटी है उसके साथ खेलते हैं, यानी कि उसके साथ उसको उसमें चेंजिंग करते हैं या उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो वो परमिशन देता है तभी हम करते हैं। अब इसमें हम एंटर कैसे हो सकते हैं डायग्नोस्टिक मोड में? हम कोई स्पेशल टूल चाहिए जो सॉरी, हमें कोई स्पेशल टूल चाहिए जिसके ज़रिए हम जो डायग्नोस्टिक मोड जो है, जिसको हम डैग मोड बोलते हैं, ठीक है, उसमें जाया जा सके। और कोई स्पेशल कोड होते हैं, जैसे काफ़ी सारे मोबाइल्स में वीवो में अलग होता है, ठीक है, सैमसंग के कोड्स अलग हैं, ठीक है, और रेडमी के कोड्स अलग हैं, जिसके ज़रिए हम डायलॉग कोड में डायरेक्टली इन हो जाते हैं। ठीक है, वो डायलॉग कोड डायरेक्ट ऑन कर लेते हैं। हवावे के कुछ मोबाइल्स हैं जिसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग में डायलॉग कोड जो है, डायग्नोस्टिक कोड, वो इस तरह से ओपन हो जाती है मुख्तलिफ कोड्स के ज़रिए। ठीक है, और कुछ ADB की कमांड्स हैं जिसके ज़रिए भी आपका मोबाइल जो है वो उसका जो डायग्नोस्टिक मोड है वो मैनुअली हम कर सकते हैं। और कुछ सेटों के लिए हमारे पास तो मोबाइल का रूट होना ज़रूरी है, जिसके ज़रिए हम ADB की कमांड्स दे के डायग्नोस्टिक मोड को ओपन कर सकते हैं, ऑन कर सकते हैं मैनुअली और ज़बरदस्ती, क्योंकि कई मोबाइल्स जो है वो परमिशन ही नहीं देते हैं। अच्छा जी, अगला है सेफ मोड। अब सेफ मोड क्या होता है? सेफ मोड ऐसा मोड होता है जिसके अंदर ना आप की मोबाइल की ऐप्स कुछ गड़बड़ कर रही हों और आप चाहते हैं कि मैं मोबाइल को बगैर ऐप्स के, थर्ड पार्टी ऐप्स के चलाऊं और चेक करूं कि मेरे कौन सी ऐप में कौन सी गड़बड़ हो रही है, या मैं मोबाइल की ऐप को रिमूव कर दूं। ठीक है, तो आप और चेकिंग कर सको अपने मोबाइल को कि क्या इशू हो रहा है या किस वजह से हो रहा है, तो आप सेफ मोड का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ट्रबल शूट कर सकते हैं मोबाइल को। एंटर कैसे होना है? वॉल्यूम जो डाउन बटन है ना, आपने सेट को ऑन करना है, जैसे ही लोगो आ जाएगा आपने वॉल्यूम डाउन का बटन उस टाइम दबाना है और दबा के रखना है। ठीक है, तो आपके मोबाइल की स्क्रीन के लास्ट में ना सेफ मोड लिखा आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि हाँ जी, अभी आपकी मोबाइल की जो स्क्रीन यानी ऑन हो गई है ना, उसमें जो ऐप्स है ना वो वर्क नहीं करेंगी, या जो हैं वो भी नहीं करेंगी। ठीक है, जितनी हैं वो ऑफिशियल ऐप्स होंगी, बाकी सारी की सारी थर्ड पार्टी ऐप्स जो हमने खुद से इंस्टॉल की होंगी वो काम नहीं करेंगी या वो होंगी ही नहीं। ठीक है, अगला है जी बूट लोडर अनलॉक मोड यानी फास्ट बूट मोड। अब बूट लोडर अनलॉक मोड ऐसे है कि हम फास्ट बूट मोड में ले जाओ और बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। ठीक है, इजीली। अब कैसे करना है बूट लोडर को अनलॉक? बूट लोडर का अनलॉक ये वॉल्यूम डाउन प्लस पावर का बता के फास्ट बूट मोड में जाना होगा। अनलॉकिंग बूट लोडर के लिए ADB कमांड्स यूज़ करते हैं, और कुछ टूल्स हैं जो जिस पे हम क्लिक करते हैं तो उसके ज़रिए भी बूट लोडर अनलॉक हो जाता है। और लेकिन कुछ सेट हैं विदाउट रूटिंग के भी बूट लोडर अनलॉक जो है वो नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है कि क्लियर होगी। ये कुछ समरी है, आप इसको देख लें और इसको थोड़ा सा समझ लें कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसी की ये है कि हाँ जी, फास्ट बूट मोड में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मल में क्या कर सकते हैं, रिकवरी में, EDL मोड में, सेफ मोड में, बूट लोडर अनलॉक मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलें आगे चलते हैं फिर। अच्छा जी, अब कुछ ऑफिशियल टूल्स के बारे में मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, और यहाँ आपको बता दूं, ये सारा कुछ करने से पहले आपके मोबाइल, आपके PC के अंदर ड्राइवर्स भी प्रॉपर इंस्टॉल होने चाहिए। ठीक है, वो भी आगे इसके बाद अगला काम हमारा यही होगा, हमने प्रैक्टिकली करना है और उसको देखेंगे, समझेंगे भी। ठीक है, तो आपको बता दूं टूल कौन कौन से हैं जो इसके ऑफिशियल हैं। हर जो चिप रिलीज़ होती है, हर जो CPU रिलीज़ होता है उसके साथ उसका ऑफिशियल टूल भी साथ में रिलीज़ होता है। ठीक है,
एसपीडी के भी बारे में बताया था, ऑफिशियल टूल होता है, बाकी और भी होते हैं ऑफिशियल टूल। इनका जो ऑफिशियल टूल है ना उसका नाम है QPST, शायद कई लोगों ने इसके बारे में सुना भी हो। ठीक है, हम उसको यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क डायग्नोस्टिक के लिए। वो इसके लिए हमारा मोबाइल जो है वो कौन से मोड में, डायग्नोस्टिक मोड में होना चाहिए। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क की सेटिंग को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है, IMEI रिपेयर कर सकते हैं, ESN रिपेयर कर सकते हैं, नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, और नेटवर्क रिलेटेड 2G 4G 5G अगर कोई वर्क नहीं कर रहा है या कोई इस तरह का इशू है तो उसको हम फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, वो इंजीनियरिंग मोड में आ जाता है। अच्छा, दूसरा है QCN टूल। ठीक है, क्वालकॉम कैलिब्रेशन नेटवर्क टूल। QCN टूल में कैलिब्रेशन फाइल है। ठीक है, किसकी, नेटवर्क की, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, IMEI और PRL। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, रिपेयर और रिस्टोर करने के लिए यूज़ होता है। अगर आपका IMEI करप्ट हो जाता है या नेटवर्क इशू आ रहा है तो हम QCN फाइल रिस्टोर की जा सकती है। ठीक है, जब अगर नो सर्विस आ रहा होता है कई दफ़ा मोबाइल्स के अंदर, या 2G वर्क कर रहा है, 3G नहीं कर रहा है, 3G कर रहा है, 4G नहीं कर रहा, समटाइम्स ये QCN फाइल का इशू होता है। हम हम रिस्टोर करते हैं किसी दूसरे मोबाइल से, रीड करके राइट करते हैं, तब भी हमारे जो ये इशू है वो क्लियर हो जाते हैं। यहाँ आपको बता दूँ कि रिस्टोर IMEI, रिस्टोर QCN, नेटवर्क कैलिब्रेशन। ठीक है, बाकी ये डाउनलोड लिंक वगैरह मैं आप लोगों को बाद में दूंगा, अभी तो सिर्फ हम चीज़ों को समझ लें वो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद है जी QFIL। यह है क्वालकॉम का ऑफिशियल फ्लैश टूल। इसके ज़रिए हम क्वालकॉम की जो रॉ फॉर्मेट में वो आती हैं, हमारे पास फ्लैश फाइल्स आती हैं, उसको हम इस टूल के ज़रिए राइट करते हैं। इन टूल्स को हम यूज़ इसलिए नहीं करते क्योंकि काफ़ी सारे जो नए टूल्स हैं हमारे पास, जैसे CM2 MT को, इन्होंने ना इसको यूज़र फ्रेंडली बना दिया। बैकएंड के ऊपर यही टूल्स चल रहे होते हैं। याद रखना मेरे भाइयों कि जितने भी टूल्स हैं अभी तक हमारे पास जो अवेलेबल होते हैं, उनके बैकएंड के ऊपर ओरिजिनल टूल का ही सोर्स कोड होता है सारा, ऑल टू ऑल जो यूज़ कर रहा होता है। बस जो हैकर, जो क्रैकर्स जो हमारे लिए टूल्स बनाते हैं, जो हमारे लिए टूल्स बनाते हैं, जो इंजीनियर्स, ठीक है, वो इसकी बैकएंड के ऊपर उसी का सोर्स कोड लगा के, ठीक है, हमें अपना सॉफ्टवेयर बेच रहे होते हैं और हम वो यूज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि उनमें ऑफिशियल टूल के अंदर बग्स नहीं होते। ठीक है, ऑफिशियल टूल के अंदर बग्स नहीं होते। इसमें आप लोगों को 100% एक्यूरेसी चाहिए होती है, कनेक्टिविटी ओके हो, हर चीज़ ओके हो, तभी आपका सारा काम हो जाए। जबकि जो अनऑफिशियल टूल होते हैं जिसके बैकएंड के ऊपर इन्हीं का सोर्स कोड होता है, उन्होंने उसके अंदर थोड़ी बोर्ड एडिटिंग की होती है, सारा कुछ किया होता है, जिससे हमें 100% रिजल्ट मिल जाते हैं। काफ़ी दफ़ा काम करते, काफ़ी दफ़ा नहीं भी करते। ठीक है, अच्छा जी, क्वालकॉम के लिए USB ड्राइवर्स का होना बहुत ज़रूरी है। उसको इंस्टॉल करने का तरीका, हर चीज़ का, वो आपको ज़रूर बताऊंगा। क्वालकॉम नॉर्मल ड्राइवर्स और होते हैं, EDL के और होते हैं, फास्टफूड के और होते हैं, तो ये आस पास आपको हर चीज़ समझाता रहूँगा। अच्छा जी, IMEI जो है वो उसको लीगल रिलेशंस को समझना ज़रूरी है। आप लोग ऐसे ही मुंह उठा के IMEI रिपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, IMEI रिपेयर करने अपना चेंज करना इलीगल है। रिपेयर आप इस मंथ में कर सकते हैं अगर कोई करप्ट हो जाता है या कोई इशू हो जाता है। ठीक है, क्वालकॉम के लिए ऑफिशियल IMEI रिपेयर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का ये सारे आपको बता दिए हैं मैंने इस बारे में। चले जी, क्लास का तो हो गया इख्तिताम, और उम्मीद करता हूँ, मैंने वैसे आज का सोचा था कि हुआवे और एप्पल को भी मैं कवर कर लूँगा, लेकिन वो क्लास बहुत फिर बड़ी हो जानी थी, और समटाइम्स लोग जो है ना वो बोर होने शुरू हो जाते हैं। जिनको समझ में आती है वो तो सुनते हैं, जिनको नहीं समझ में आती भाई उनके लिए मसला हो जाता है कि यार ये क्या कर रहे हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि हाँ जी, क्लास आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी, और आप लोगों को जो क्वालकॉम की हिस्ट्री है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के CPU के बारे में तकरीबन सारा नॉलेज आ गया होगा। इसको बूट करना कैसे है, इसका सारा कुछ कैसे है। बाकी आगे क्लासेस में IMEI रिपेयरिंग से रिलेटेड, नेटवर्क रिपेयरिंग से रिलेटेड हम ये सारी की सारी चीज़ों को बार बार सीखेंगे, और जो आप मुझे कहते जाएंगे नेक्स्ट क्लासेज, एक क्लास और लूँगा जिसमें एप्पल और जो हुआवे के CPUs हैं उनको क्लियर कर दूँ, क्योंकि मार्केट में ये सारे CPUs यही हैं जो इन है। ठीक है, और इसके बाद हम फिर बाकायदा अपने प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे और देखेंगे कौन सा जितने भी मोबाइल्स आज के लेटेस्ट आ रहे हैं हम उन पर भी काम करेंगे, जो ओल्ड है उनके ऊपर भी काम करेंगे। चलें, मिलते हैं फिर नई नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट
देखते हैं कौन सा टॉपिक सजेस्ट करते हैं, उसके बारे में फिर आप लोगों को बाद में ज़रूर बताऊंगा। और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और वीडियोस देखें यार, आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ, ठीक है। और अगर रिस्पांस मुझे क्लासेस में तो नज़र नहीं आता, टूल्स में बहुत अच्छा रिजल्ट है, ठीक है। तो आपको नहीं समझ में आती है, अगर आप दोबारा से 1 क्लास से शुरू करें, तो मैंने तो इसलिए इसको ऐसे ज़ीरो से स्टार्ट किया ताकि आप लोग इसको डीपली समझ सको कि हाँ जी, गेम कुछ नहीं है, हमने तो बहुत मेहनत की है, आप लोगों को तो हलवा हम बता रहे हैं ना कि क्या-क्या किया हुआ है, कैसे-कैसे आया है सारा कुछ, ठीक है। चलें, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत-बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।